नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद निसार सर में। कैसे हैं सब लोग बढ़िया होंगे। सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, सत श्री अकाल। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में हमने हल्दी घाटी का युद्ध शुरू किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 76 में, 1576 में। एक और डेट मिलती है 21 जून 1576। तो सबसे पहले जो नए जुड़े हैं उनको मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद ये वीडियो पूरा देखें, और पूरा देखने के बाद ही ये डिसीजन लें कि भाई साहब आपको पिछले वाली वापस क्लास लेनी है या फिर आगे भी आपको चलना है या नहीं लेना है। और जो अपने पुराने वाले हैं सेम जो रोज बात होती है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब हम जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं कल वाला। तो कल वाले रिवीजन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने जो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के अंदर जो तीन सब सेनाओं में तीन तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि अपने हरावल, चंद्रावत और ढोलान, ये तीन पार्ट होते हैं। तीनों के बारे में हमने चर्चा की थी, इनके अंदर कौन कौन थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी महाराणा प्रताप के जो हरावल के अंदर थे बंदे कौन कौन थे। सबसे पहले हमने बात की, नहीं, सबसे पहले हमने ढोलान की बात की। सबसे पीछे ढोलान होता है, सॉरी, चंद्रावल। ठीक है, सबसे पीछे अगर सेना की टुकड़ी के पीछे कोई भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको हमने कहा कि वो क्या होता है, चंद्रावल। ठीक है, कुछ किताबें चंद्रावत भी लिखती है, तो वो अलग बातें हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो चंद्रावली लिखती है। ठीक है, तो चंद्रावल के अंदर कौन थे? तो हमने बात की कि चंद्रावल के अंदर पूंजा भील थे। कौन? पूजा भील नहीं, पुंजा भील। ठीक है, तो उनको जो है उपाधि दे रखी थी महाराणा प्रताप ने, किसकी? राणा। राणा नामक उपाधि उनको दे रखी थी। और मेवाड़ के सिक्कों के ऊपर जो है पुंजा भील का चित्र अंकित था प्रताप के साथ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस बात से कि कितना बड़ा स्थान रखते थे वो मेवाड़ के अंदर, पुंजा भील। उसके बाद हमने बात की ढोलान की, कि महाराणा प्रताप की सेना के अंदर जो ढोलान भाग है, यानी टुकड़ी का, जो सेना की टुकड़ी का जो बीच का भाग है, उसके अंदर कौन कौन थे? तो हमने बात की, सबसे पहले महाराणा प्रताप थे, सब जानते हैं। और उसके अलावा जो उनका घोड़ा, उनका क्या नाम था घोड़े का? चेतक, सब जानते हैं उसके बारे में भी। लेकिन उसकी नस्ल पूछ ली जाती है कई बार, तो कौन सी नस्ल थी? काठियावाड़ी नस्ल थी। उनकी छतरी भी बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? ठीक है, ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूँ। बलीचा नामक स्थान पे। कहाँ से? बालीचा नामक स्थान पे उनकी छतरी बनी हुई है। किसकी? महाराणा प्रताप की नहीं, महाराणा प्रताप की तो मांडोली में है, लेकिन जो अपने चेतक है उसकी बालीचा नामक स्थान पे बनी हुई है छतरी। उसके बाद में उन्होंने बात की कि जो ढोलान है उसी के अंदर कौन थे? दो भाई थे। कौन? भामाशाह और ताराचंद, दो भाई थे दोनों। ठीक है, दोनों ने बराबर आर्थिक सहायता भी की थी महाराणा प्रताप की इस युद्ध के अंदर। और उसके बाद में उन्होंने बात की कि जो प्रताप की सेना के अंदर हरावल था, उसके अंदर कौन कौन थे? बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था उसने, प्रताप ने, अपना हरावल। तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं चुनावत, आएंगे। कौन आया था? कृष्णदास चुनावत। दूसरा था कौन? हाकिम खां सूरी। ठीक है, उसके बाद नाम आता है मान सिंह राठौड़ का। और एक आता है कौन? सॉरी, राम सिंह राठौड़। ठीक है, राम सिंह राठौड़ का। और उसके बाद में नाम आता है मान सिंह सोनगरा। कौन था? मान सिंह सोनगरा, जो नानेर वाले थे, मान सिंह सोनगरा। उसके बाद में एक और नाम आता है निकल के, राम शाह तंवर। हमने बात की थी सलदी तंवर, वो धोखा किया था, उसका जो धोखा का जो दाग था वो धोने का सबसे बड़ा मौका था, और उन्होंने धोया। तीन बेटों के साथ आए थे राम शाह तंवर। कौन कौन थे बेटे? सबसे पहला बेटा इनका था सालिवाहन। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा था भवानी और तीसरा था प्रताप। अब बात आ जाती है अकबर का जो हरावल था उसकी बात की हमने। तो अकबर के हरावल के अंदर सबसे पहले बंदा कौन था? सैयद राजू, सैयद हासिफ, और हासिफ का, और जगन्नाथ कसावा, ये चार जने थे। और हमने बात की इसके बाद में ढोलान की। ढोलान के अंदर कौन था? मान सिंह। और मान सिंह किस हाथी पे बैठ के आया था? तो वो था मर्दाना हाथी। और प्रथम बार मान सिंह को स्वतंत्र सेनापति घोषित किया गया था। इसके बाद में हमने बात की जो अकबर की सेना के अंदर चंद्रावल था उसकी। तो उसके अंदर कौन थे? दो जने थे। कौन? एक तो मित्र खां, जिसने सेना का क्या किया था? पुनः एकत्रित किया था, सेना को पुनः इकट्ठा किया था। ठीक है, और उसके बाद में एक अपना बदायूनी बच जाता है। बदायूनी किताब लिखी थी, सबको पता है, मुंतख्वाब उत तवारीख, ये किताब लिखी थी। इस हल्दी घाटी के युद्ध पर ये आधारित है, मतलब आंखों देखा वर्णन किया गया है इसके अंदर। उसके बाद में उन्होंने बात की कि इसके जो हाथी थे इस युद्ध के अंदर वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले मैंने बात की अकबर के हाथी कौन कौन से थे। तो हमने बात की कि एक तो था गजराज, जिसको गज मुक्ता भी कहते हैं। और एक था मर्दाना, जिसमें मानसिंह आया था। महाराणा प्रताप की तरफ से दो हाथी आए थे। कौन कौन से? एक तो लूणा और एक राम प्रसाद। राम प्रसाद को बंदी बना लिया था मान सिंह ने। उसके बाद में अकबर के पास भेज दिया, अकबर ने नाम चेंज करके पीर प्रसाद कर दिया।
और उसके बाद में जो है पीर प्रसाद की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बात की कि जो ये युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, इसको और जो राइटर है वो क्या क्या कहते हैं। तो हमने बात की सबसे पहले बदायूं की। तो बदायूं क्या कहता है इसको, बदायूं कहता है इसको गोकुंदा का युद्ध, क्या गोकुंदा का युद्ध कहता है। और जो इसके बाद आता है अबुल फजल इसको कहता है खमनोर का युद्ध। किसका? खमनोर का युद्ध। और उसके बाद में एक अपना जो टोड बाबा है कर्नल जेम्स टोड, वो कहता है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और उसके बाद में एक कौन है, एएल श्रीवास्तव, ठीक है, वो क्या कहते हैं इसको बादशाह बाग का युद्ध। इसके बाद हमने बात की कि जो अकबर था उसने मान सिंह और जो आसिफ खां था उसकी ड्योढ़ी बंद करवा दी थी, ठीक है। क्यों करवाई थी? क्योंकि हार के गए थे भाई साहब, टूट के गए थे। और इसके बाद हमने चर्चा की कल कि जो अकबर है उसने 1576 के अंदर ही उदयपुर पे आक्रमण किया था, उदयपुर को अधिकार कर लिया था उसके ऊपर। उसके बाद शाहबाज खां को भेजा था, शाहबाज खां ने 3 आक्रमण किए थे, कब? 77, 78 और 79 के अंदर। इसमें से जो 78 वाला था उसके अंदर कोमलगढ़ जीता था उसने, उसके बाद वापस हार गया था। उसके बाद हमने बात की थी शेरपुर घटना की, जो कि कब हुई? 1580 के अंदर। अगर सन नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना 1580, ठीक है। 1580 के अंदर हुई थी। क्या हुआ था कि मुगल सेनापति कौन था? रहीम खान, जो रहीम के दोहे पढ़ते हैं आप हिंदी के अंदर, वही राम खान। रहीम खान आए थे अपने परिवार के साथ, ठीक है, डेरा डाला था, अमर सिंह गए थे, अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया परिवार को, ठीक है। प्रताप ने जो है सम्मान वापस लौटा दिया था उनके परिवार को, रहीम खान को, ठीक है। तो यहाँ तक चर्चा अपनी हो चुकी थी, अपना रिवीजन पूरा हो चुका है, और यहाँ से आगे अपन को पढ़ना है। अब यहाँ से आगे अपना पढ़ना स्टार्ट करें, इससे पहले पहले जिस बंदे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और जो अब तक बिना सब्सक्राइब करके देख रहा है, हम देख रहे हैं, हमारा एनालिसिस होता है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए बंदे देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने कार्यकर्ता, स्टूडेंट जो भी है, शिष्य जो भी बनना चाहे आप, ठीक है, सब्सक्राइब करके, कोई टैक्स नहीं लगता लाइक करने का, मैंने बता रखा है। जो निर्मला सीतारमण है उनसे बात हो रखी है मेरी, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर लाइक करने पे, सब्सक्राइब करने में, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद में सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके बाद अपना नाम भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अब इतने सारे आते जा रहे थे, आते जा रहे थे, कोई आ रहा था, कोई आ रहा था, सारे धुक्के जा रहे थे मेवाड़ी से, ठीक है। महाराणा प्रताप सब कुछ हो रहा था। कौन कौन आया हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर? इतना है, शाहबाज खां आया, रहीम खान आया, सब सारे सारे आ हुआ कि धो धुपा के खुद महाराणा प्रताप, सॉरी, अकबर भी आके चला गया, उसको कुछ हाथ लगा नहीं, झूठे ही उदयपुर जीत के गया नहीं है, मुझे बस ताकि रहे कि भाई साहब गया तो सही, उदयपुर जीता तो सही, बस इतना से इतिहास में लिख दे, ठीक है, इसलिए चला गया था। हमारा मतलब तो हाथ लगा नहीं उसे। उसके बाद मैंने बात की, सॉरी, बात क्या की, अब करेंगे। तो उसके बाद में एक कमांडर था उनके, यानी सेनापति था, कौन? सुल्तान खान। सुल्तान खान था। सुल्तान खान को भेजा कि तू जा भाई, अब तू जा। रहीम खान को तो भेजा, रहीम खान ने क्या, जब रहीम खान को वापस गया था ना, रहीम खान जब वापस लौटा दिया था उसके परिवार को, रहीम खान ने कहा जूते मारूंगा, अकबर को कहा जूते मारूंगा, अब इस बार अगर तूने कह दिया ना कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जाके लड़, तो जूते मारूंगा भाई साहब। अपन तू जाने तेरा अकबर जाने, सॉरी, तू जाने तेरा प्रताप जाने, ठीक है। और तेरे को अगर मेवाड़ पर अधिकार करना है तो किसी और को भेज, अपन नहीं जा रहे, ठीक है। इतना बढ़िया आदमी है, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, उसकी कविताएं लिखूंगा भाई साहब। उसके बाद जो है अकबर किसको बैठता है? सुल्तान खान। अब सुल्तान खान क्या करता है कि आता है, थोड़ा एनालिसिस करता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसको ये बात पता चलती है कि मेवाड़ का जो प्रताप है, ठीक है, यानी प्रताप जो है वो, महाराणा प्रताप है, वो अकेला नहीं लड़ रहा है अकबर के खिलाफ, वो उधर वागड़ वाले लड़ रहे हैं, ठीक है। उधर वो मारवाड़ा चंद्रसेन लड़ रहे हैं, और खुद महाराणा प्रताप भी लड़ रहा है, आसपास के जो है बाकी लोग भी लड़ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगर ये एक हो गए, अगर ये सारे एक हो गए, मतलब जो जो लड़ रहे हैं अकबर के खिलाफ, अगर ये एक हो गए तो बहुत ज्यादा चांस है कि अकबर की फुटबॉल बढ़नी तय है। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई इनको एक नहीं होने देना। तो एक नहीं होने देने में क्या हुआ? तो कहा कि मेवाड़ के जो चारों तरफ है ना, वो 4 चौकियां बनाओ। भाई एक होने के लिए सबसे प्रमुख जगह कौन सी होगी? सभी सबसे गठबंधन करेंगे, मान लो कि कोई छोटी पार्टी गठबंधन करेगी कि अभी जैसे ही चुनावों के रिजल्ट आए तो गठबंधन करेगी, किससे करेगी? बीजेपी से करेगी। तो बीजेपी कौन थी उस समय? उस समय बीजेपी अपने मेवाड़ वाले थे। अब गठबंधन करने के लिए छोटी पार्टी आएगी, तो पार्टी आने के लिए गेट ही बंद कर दो, मान लो वहां पे चौकियां लगा तो पहले ही छलटा दो उनको। तो इन्होंने क्या किया, 4 चौकियां बनाई। सुल्तान खान ने 4 चौकियां बनाई, कौन कौन सी? पहली थी देवल, देवसूरी, देबारी और दिवेर।
इन चार में से सबसे मोटी चौकी अगर कोई थी तो वो थी दिवेर। दिवेर पे यहाँ पे जो सुल्तान खान बड़ी सेना लेके खुद बैठा था। कौन? तो सुल्तान खां था, वो बड़ी सेना लेके यहीं पे बैठा था कि भाई साहब जो दिवेर अपनी जगह पड़ती है पता है सबको कहाँ है। तो दिवेर से सीधा सीधा रास्ता पड़ता था अपने जो अकबर की आगरा की तरफ जो है, सीधा सीधा रास्ता पड़ता था दिवेर। अब वहां पे भाई साहब खुद बैठा है कि यहाँ से आना तो तय है, इधर से तो आएंगे जाएंगे, प्रताप इधर से आएगा, जब आएगा तो धो देंगे भाई साहब। और कोई भी मान लो कि अगर इधर संधि करने भी आएगा, मतलब इकट्ठा होने आएंगे, एकत्रित होने के लिए अगर कोई संधि करने आता तो उसको भी धो देंगे। दिवेर में वैसा बेटा। अब यार मेवाड़ वालों को ऐसा तो लगेगा कि बेटा अपने रास्ते तो बंद कर दिए भाईड़ा, ठीक है। अब रास्ते बंद कर दिए तो बुरा तो लगेगा भाई। आपके सामने कोई मान लो आपका खेत है, मान लो उस खेत का मान लो कोई गेट बंद कर दे या रास्ता रोक दे, हो सकता है उनका ही रास्ता हो लेकिन वो रोक दे, ठीक है, उनका रास्ता नहीं है तो रोक दे, बुरा तो लगेगा। बुरा तो भाई साहब प्रताप को लगा। प्रताप ने कहा कि चलो निकालो अपना गाड़ी निकालो, धोखे आते हैं। तो कहा धोखे आते हैं, कहाँ चलेंगे? कहा दिवेर चलो। तो जो साथ में सरदार थे उन्होंने समझाया कि देखो दिवेर जाने में अपना घाटा है। क्या है घाटा? है दिवेर जाने में। क्या कि कैसा घाटा है कि वहां पे जो सुल्तान खान है ना, वो बड़ी सेना लेके बैठा है। बाकी जो तीन चौकियां वहां पे छोटी छोटी सेना है, लेकिन जो दिवेर पे आप कह रहे हो दिवेर पे आक्रमण करेंगे, तो दिवेर पे आक्रमण करने से अच्छा है कि अपन बाकी तीन चौकियों पे करते हैं फिर दिवेर पे करते हैं। तो हमारा मतलब ने कहा रहे रुको तो सही, यहाँ पे अपने टुक टुक नहीं खेलना, अपना इंटेंट दिखाना है, ठीक है। 5 बॉल खेलो तो 20 रन बना के जाओ, 15 बना दो, ठीक है, इंटेंट होना चाहिए। अब देखो वो क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि अपने पास सबसे मोटी सेना यहीं पे इसी चौकी पे है। तो पहली बात तो अगर इसको सल्टा दिया, भाई दिवेर को सल्टा दिया तो बाकी तीन तो ढेर है ना। भाई ऑस्ट्रेलिया को सल्टा दिया बाकी सब तो ढेर ही है फिर। उसी प्रकार से जब दिवेर जो सबसे बड़ी चौकी है उसको अगर सल्टा दिया तो बाकी सारी की सारी चौकियां तो अपने आप ही ढेर हो जाएगी। तो दिवेर को सल्टाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि उनके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सेना है। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसका फायदा हमको उठाना पड़ेगा, ठीक है। उसका वो मतलब ऐसे मजे मजे में कि अपने पास सेना है, सेना सेना ये करके निकल जाएंगे। जैसे अपने पास होता है ना, जैसे अपने पास अगर कोई वैकेंसी के लिए 4-5 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो अपन सोचते हैं यार अभी टाइम है, टाइम है, टाइम है। ये जब आपके पास महीना 1.5 महीना बच जाता है तब सोचते हैं और आगे तरबाओ, फिर लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से मतलब मामला खराब हो जाता है कई बार, गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आक्रमण करता है महाराणा प्रताप। होता है कौन सा युद्ध है? दिवेर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध होता है। यहाँ पे किस किस के मध्य होता है? महाराणा प्रताप आक्रमण करेगा, महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से कौन लड़ने आया था? अपने सुल्तान खान। दिवेर पे आक्रमण करता है तो युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। लिखो दिवेर का युद्ध कब हुआ? तो भाई साहब रहीम खान को सेना ले जाने में 1 साल लगा होगा। 80 में शेरपुर घटना हुई थी, 1 साल सेना ले जाने में हुआ था। महीने 2 महीने वहां पे ठहरे होंगे, सुल्तान खान को भेजा होगा, साल खान आने में लग गया होगा। तो कितने टाइम लगा होगा रे? 2 साल लग गए होंगे। लिख लो 1582। 1582 का आक्रमण किया। किस किस के मध्य हुआ? पहला नाम महाराणा प्रताप वर्सेस सुल्तान खान। ठीक है, कौन जीता? तो जिसके पास इंटेंट था वही जीतेगा। महाराणा प्रताप के पास वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकबर की सेना को हरा देता है, ठीक है। मैं कहता हूं जिस प्रकार से हल्दी घाटी मेवाड़ के मतलब राजस्थान में या ओवरऑल इंडिया में भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, तो जिस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध जो है मेवाड़ के अंदर या राजस्थान के अंदर अपना स्थान रखता है, उसी प्रकार से मैं कहूंगा इस जो दिवेर का युद्ध है वो भी एक मेवाड़ के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है। क्यों? तो आप सोच रहे होंगे इसके महाराणा प्रताप ने इसको हरा दिया, लेकिन नहीं। यहाँ पे जो इस महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने क्या है सुल्तान खान को मार दिया, यहाँ पे सल्टा दिया। अब तक क्या हो रहे थे, जो भी कमांडर आ रहा था ना उनको मारते नहीं थे। भाई साहब ताबर को लेके गए थे साथ में महाराणा प्रताप, किसको? अमर सिंह को। अमर सिंह ने सल्टा दिया सुल्तान खान को। अमर सिंह का एक ही फंडा था। अमर सिंह जो जो जितने भी युद्ध लड़े ना अमर सिंह ने, जितने भी सेनापति आए साथ सामने वाले, एक तो एक पहली बात तो जितने भी युद्ध लड़े सारे जीते। मुगलों के खिलाफ जितने भी 17 के युद्ध लड़े सारे,
17 ही 17 जीते, ठीक है। एक आधा आगा पाछा हो सकता है, लेकिन जितने भी मुगलों के खिलाफ जितने भी युद्ध लड़े ना, सारे जीते हैं। और जितने भी युद्ध लड़े, जीते तो सही सही, लेकिन उनके कमांडर को मारा, ठीक है। यही सल्टाओ, चटनी बनाओ इनकी। हाँ, वापस होड़ेंगे 2 बार। देखो, एक ही टीम से 2 बार खेलने में क्या होगा, एक ही बार इसे पलटो, ठीक है, इसे धो दो कि दूसरी बार आवे ही नहीं। तो इसी प्रकार से उसने कहा कि एक ही बार में सल्टा दो, दूसरी बार एक जने से 2 युद्ध नहीं लड़े जाते, मेरे से एक जने से एक युद्ध लड़ूंगा, ठीक है, या तो इस पार या उस पार। सल्टा देता भाई साहब। यहाँ पे भी सल्टा दिया सुल्तान खान को। लिखो, प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खां को मार दिया। मैं कहता हूँ ये युद्ध जो है ना, महाराणा प्रताप की वजह से याद ही नहीं रखा जाता, ये याद ही अमर सिंह की वजह से रखा जाता है। अमर सिंह भाई साहब, मैं कहता हूँ अमर सिंह को अपन खा गए। अमर सिंह उतना का उतना ज्यादा ब्रेव, मैं कहूंगा ब्रेव ब्रेव ब्रेव, बहादुर, इतना बहादुर शासक था, बहादुर राजा था, जितना जितना महाराणा प्रताप थे। लेकिन वही है ना कि अब विराट कोहली मान लो कि इतने बना गया कि अगर आके जो उसका गोली है काय है, वो आके मतलब 40-35 हजार भी बना देना, मैं कहूँ 30 हजार बनाए, उस इंटेंट से बना दे, 150 की स्ट्राइक रेट से, तो भी उसको कुछ ऐसे मानेंगे नहीं, क्योंकि विराट कोहली है, ठीक है। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप आ गया, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपना इम्पैक्ट इसे छोड़ दिया कि अमर सिंह ने इतना एफर्ट लगाया फिर भी उसको याद ही नहीं करते। जबकि मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप, अमर सिंह, दोनों ही दोनों एक ही लेवल के कमांडर थे, ठीक है, एक ही लेवल के शासक थे। भाई साहब अमर सिंह तो मैं तो कहूँ महाराणा प्रताप छोड़ता तो था कि भाई साहब जाने दे, जिंदा रहेंगे तो वापस लड़ेंगे, ठीक है, उसको जिंदा छोड़ देते, कहीं पे भी मान लो कि ठीक है जानो दे, ऐसे कर देते। अमर सिंह भाई साहब जो है उसको सल्टाओ, दूसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं है अपने पास, ठीक है, पहली बार में सल्टाओ, ठीक है, मामला खत्म। इस प्रकार से दूसरे शासक करते थे ना मुगलों वाले, कि वो छोड़ते नहीं थे, वो सीधा मार देते थे। उसी प्रकार से अमर सिंह ने कहा कि भाई जैसा वो करते हैं वैसा ही अपन करेंगे, ठीक है। ये था विराट कोहली टाइप, ये धोनी टाइप था, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप है तो धोनी है। उसी प्रकार से धोनी ने क्या होता था कि जान दो रे यार, बेस्ट कैप्टन, ट्रॉफी जीत ली अपने, जैसे प्रकार से युद्ध जीत लिया। महाराणा प्रताप ने क्या है कि युद्ध जीत लिया, बस जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद जब अमर सिंह आया, तो अमर सिंह ने सोचा भाई जब छोड़ देना नहीं, सल्टा वो यहीं पे, दूसरी बार नहीं आना चाहिए। विराट कोहली भी तो ये सोचता है, टेस्ट के अंदर कैप्टनसी देखी होगी, भाई ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को धो रखा है, तो वहां पे क्या करा, वहां पे भाई साहब छोड़ना नहीं, जो मीटर है ना खींच के रखना है। तो इसी प्रकार अमर सिंह जिसको देखता उसको ही फोड़ देता, तो अमर सिंह यहाँ पे फोड़ता था। अब यहाँ पे लिखना, तो इतना भयंकर युद्ध हुआ था, कर्नल जेम्स टोड ने, देखो, विश्व के अंदर इंडियन जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, उसके अंदर 2 युद्ध पढ़े जाते हैं, 2 युद्ध है पढ़ाने के लिए विश्व हिस्ट्री के पास। कौन कौन सा, एक तो थर्मोपल्ली, एक मैराथन वाला, ठीक है, और एक ही वो योद्धा है लियोडेनाइस, ठीक है। तो उसके बाद में एक को तो कर दिया मेवाड़ की जो हल्दा घाटी वाला है, उसको तो कह दिया मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और इसको कह दिया मैराथन, ठीक है, लिख लो ये। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। अब भाई साहब ये तो चला गया हार हूर के। अब अकबर अभी भी नहीं धापा। अकबर ने एक और बंदा था, कौन, जिसको उदयपुर की जिम्मेदारी सौंपी थी ना। अच्छा, मैंने, हाँ, शायद मैंने इतना लिखवाया था कि आपको उदयपुर पे अधिकार कर लिया था, लेकिन ये उसके अंदर जगह बच्ची हो तो लिख लेना कि जो उदयपुर पे जब आक्रमण करके अधिकार किया था अकबर ने, तो जो जिम्मेदारी है उसकी वो जगन्नाथ कच्छावा को सौंपी थी, ठीक है। ये चीज वहां पे एडिट कर लेना, ठीक है, लिख लो जल्दी से वहां पे कि अगर जगह हो तो लिख लेना। अकबर ने अकबर ने उदयपुर की जिम्मेदारी जगन्नाथ कच्छावा को सौंपी, ठीक है, ये लिख लेना छोटी सी। अब यहाँ पे भाई साहब जगन्नाथ कच्छावा को भेजा वापस। अब जगन्नाथ कच्छावा को भेजा, रहे जगन्नाथ कच्छावा को भेजने के बाद क्या हुआ, मामला तो कुछ बैठा नहीं, सलट गए। अब
इसमें कुछ खास बात तो थी नहीं जगन्नाथ कच्छा को, क्योंकि बाकी पहले भी आए थे न अब भी आए, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये प्रताप के खिलाफ जो है अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। ठीक है, याद रखना, मैंने कहा है अकबर का प्रताप के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान, ऐसा नहीं है कि मतलब मेवाड़ के खिलाफ ही। मैंने कहा है प्रताप के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान था अकबर का, ठीक है ना। लिख लो ये। 1585 में अकबर ने प्रताप के खिलाफ जगन्नाथ कच्छावा कछवा को भेजा। यह अकबर द्वारा भेजा गया, यह अकबर द्वारा भेजा गया प्रताप के खिलाफ प्रताप के खिलाफ अंतिम सैन्य अभियान था। यहां तक लिखो मेरे हिसाब से, बाकी थोड़ी जगह नीचे है तो सही, बता दो, ठीक है। अब देखो, भेज दिया सल्ट के। अब महाराणा प्रताप ने सोचा, रहे भाई साहब ये थोड़े ज्यादा टांग नहीं अड़ा रहे फड्डे में। मतलब कि वो उधर मान सिंह आया, और मान सिंह आने के बाद ये इधर कौन, जगन्नाथ कच्छा हुआ, और उधर भी पंगा ले रहे थे। ठीक है, तो पंगे ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। वो उधर पहले मान सिंह आ गया, ये सारे आते ही जा रहे। तो सबसे पहले एक काम करो, इनको सलटाओ। शिष्टमंडल में तो आए थे मान सिंह, भगवान दास टोडर मदन। तो सबसे पहले क्या करो, इनको सलटाओ। तो क्या करें? तो प्रताप ने कहा, अगर मैंने आमेर पे आक्रमण किया सीधा सीधा, कहेंगे कि एक राजपूत ने राजपूत पे आक्रमण कर दिया। तो देखो, सरदारों ने कहा कि कभी कभी आक्रमण है ना, डर बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। भाई जरूरी नहीं है कि तुम आक्रमण अधिकार करने के लिए ही करो। कई बार मन में डर बनाने के लिए भी आक्रमण करने पड़ते हैं। मन में डर होना चाहिए उसके कि भाई साहब सल्टा सकता है अगला, तो अपन को कुछ कहे नहीं। ठीक है, जब तक आपके मन में डर नहीं है ना कि मैं नौकरी नहीं लगूंगा, तब तक आप नौकरी नहीं लग सकते। डर होना चाहिए भाई साहब की आ गई वैकेंसी, 2 महीने बाद पेपर है, क्या करूं, ये डर जब आपके मन में होगा तब आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। आपके मन में डर ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? भाई मैं कह दूं आज सरकार घोषित कर देगी भाई साहब किसी भी अपराध की कोई मतलब कि सजा नहीं होगी, तुम भाई साहब जाओ, चालान तुमसे मांग ले, मान लो कि हेलमेट नहीं लगा के जाओ, तो गला काट दो भाई साहब। तो गाड़ी देते तो गला काट दो। सही है ना? तो इंसान जो है ना, जब तक उसके मन में डर नहीं है ना, तुम्हारे मन में भी डर है, ठीक है, किसी न किसी चीज का डर है, या तो भगवान का डर है कि भगवान का ही की, और भगवान का डर नहीं है तो माता पिता का है, माता पिता का नहीं है तो सरकार का है, किसी न किसी का चीज का डर है, तभी तुम अपराध नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है। डर होना बहुत जरूरी है। तो जो अकबर है, सॉरी प्रताप जो है, प्रताप आक्रमण करता है मालपुरा, जो कि जगह पड़ती है टोंक के अंदर, आमेर के अंदर ही था उस समय। तो वहां पे आक्रमण करता है, वहां पे उसको अधिकार कर लेता है, और वहां पे जो है 2 जगह बनाता है, कौन कौन सी, एक झालरा तालाब बनवाता है वहां पे, और एक नीलकंठ जो है महादेव मंदिर भी बनता है। ठीक है, इतनी चीजें लिखो। प्रताप मालपुरा, ब्रैकेट में लिख लेना, टोंक पर आक्रमण करता है तथा मालपुरा पर अधिकार
कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में लिखना प्रताप ने मालपुरा में झालरा तालाब तथा नीलकंठ महादेव मंदिर बनवाए। यहाँ तक लिखो। इतना लिखने के बाद आगे चलेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक लिख दो। हट जाऊँ, जल्दी लिख। शायद डाल लेता हूँ तब तक तुम लिख। अच्छा, यहाँ पे ये लिखना चाहो ना अगर, क्या वो चौकियां, 4 चौकियां लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। 4 चौकियां कौन कौन सी थी, याद करो। हम्म? सबसे पहले तो यही जहाँ युद्ध लड़ा, दिवेर, देवारी, देशसूरी और देवल। ये 4 थी, ठीक है। लिख लेना। यहाँ पे जगह तो वैसे बच्ची होगी हुई, आपको अभी लिखना पड़ता है, तो जगह तो बच्ची होगी नहीं बच्ची, तो भी लिखना ही तो पड़ेगा ही, ठीक है। ताकि आपको याद रहेगा कि दिवेर का युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, कारण ये था, ठीक है। लिख लो। लिख लिया होगा। हम्म, पक्का 100%। ठीक है, स्टार्ट करा आगे।
अब देखो, अब क्या हुआ कि भाई साहब आक्रमण बंद कर दिया अकबर ने। ठीक, थोड़ी शांति हो गई। अब शांति वांति हो गई तो अकबर ने कहा भाई, सॉरी, प्रताप ने कहा कि कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, कहीं एक जगह तो बनाए, अपन राजधानी बनाए जहाँ पे आराम से रह सके भाई साहब, नेट नेटाव से रह सके, जैसे कहते हैं आराम से, नेटाव से मारवाड़ में कहते हैं। तो जो अकबर ने है, सॉरी प्रताप ने है, वो राजधानी बनाई अपनी चावंड को। कब? 1585 में। तो लिखना 1585 में प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, किसको बनाया? चावंड को अपनी राजधानी बनाया। अब राजधानी बनाई है तो राजधानी में रहेंगे क्या? ठीक है, पानी वानी की सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है बावड़ियां बनवाई, और इसके अलावा तालाब बनवाए, और यहाँ पे एक मंदिर भी बनवाया आप, चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, तो ये भी लिख लो। प्रताप ने चावंड में तालाब, बावड़ियां और रहने की जगह भी तो चाहिए, महल भी बनवाए, महल तथा यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। मंदिर वंदिर भी बन गए, राजधानी भी बन गई। ठीक है, तो अब क्या करें? तो मैं कहूंगा देखो, अब ये मत पूछना कि चित्तौड़ किसके अंडर था। अभी चित्तौड़ जो है किसके अंडर ही है? अकबर के अंडर ही है। ठीक है, उधर जब आक्रमण किया था, जीत लिया था, उसके बाद में वापस थोड़ी जीता, हमने कहीं पे लिखा थोड़ी है। तो अब प्रताप को लगा वैसे राजधानी भी बन गई, ये सब कुछ हो गया, सेटलमेंट हो गया, अकबर भी आक्रमण नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो कहा थोड़ा टाइम बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो टाइम में क्या करें? तो कहा टाइम में, फ्री टाइम में क्या करते हैं कि जो अकबर ने अपने क्षेत्र जीते थे ना, या किसी और ने भी जीते हैं, उनको जीतो। तो माया प्रताप ने धीरे धीरे जो अकबर ने जीत लिए थे, या आसपास के पड़ोसी ने जो क्षेत्र जीत लिए थे, उन सबको जीतना स्टार्ट किया। और जो ऑथेंटिक किताबें हैं, वो ऐसा बताती है कि जो मांडलगढ़ है, भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है मांडलगढ़, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, इन चित्तौड़ के, इन दोनों के अलावा जो बाकी क्षेत्र थे मेवाड़ के, वो वापस प्रताप ने जीत लिए थे। तो ये बात लिख, ठीक है ना? मेवाड़ के, एक मिनट, प्रताप ने, प्रताप ने मांडलगढ़ तथा चित्तौड़ के अलावा मेवाड़ के बाकी अन्य सभी क्षेत्रों पर अपनी, पर अपना
अधिकार कर लिया था। मतलब सिर्फ एक तो मांडलगढ़ नहीं जीत पाया था अपने मृत्यु से पहले, और एक जो जगह बच जाती है वो है चित्तौड़। इन दोनों को छोड़ के जो बाकी क्षेत्र है वो अपनी मृत्यु से पूर्व जो है प्रताप ने जीत लिए थे। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? तो इसके बाद में क्या होगा सर? इसके बाद में प्रताप की मृत्यु। ठीक है। मृत्यु कैसे हुई? तो जो ऑथेंटिक कहानी है या जो सबसे बढ़िया कहानी है यही है कि एक दिन क्या हुआ कि प्रताप जो धनुष है उसके ऊपर प्रत्यंज प्रत्यंज एक मिनट, प्रत्यंज चढ़ा, ठीक है ना, ये चढ़ा रहे थे। ठीक है। जो डोरी होती है वो प्रत्यंज, उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है। ये जो लिखा मैंने वो बोलते हैं, ना मानिए यार, जीप के हटा जाता है ना, वही बात है। तो पट्टीन चढ़ा रहे थे। ठीक है। तो वो जब चढ़ाते चढ़ाते क्या हुआ कि उसको थोड़ा टाइट, अगर ज्यादा टाइट मान लो उसको बांध दिया तो भी दिक्कत हो जाती है, और ज्यादा ढीला बांध दिया तो भी दिक्कत हो जाती है। तो उसको एक अंदाज होता था, जब वो खींच रहे थे तो एकदम जैसे ही खींच रहे थे, धनुष बड़ा होता है तो खींच रहे थे तो एकदम से गिर जाते हैं और पीछे सिर पे चोट लग जाती है। उसके बाद वो क्या होता है, थोड़े दिन बीमार रहते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लिख लेना कब हुई मृत्यु, तो लिख लेना प्रताप की मृत्यु जनवरी 1597 में हुई। ठीक है। अब किसी को अगर ये एक चीज छोटी सी याद आई है मुझे, अगर किसी को जनवरी लिखना नहीं आता ना, किसी को जनवरी की स्पेलिंग याद नहीं होती, तो मैं सीधा सा एक तरीका बता देता हूँ जनवरी की स्पेलिंग याद करने का। ठीक है। देखो सबसे पहले तो कि सबकी जानू होती है छोरों, ठीक है, छोरों छोरी को भी होती होगी। जानू तो सबकी होती है। ठीक है। तो लिखो सबसे पहले जानू। जब अभी सर्दियां आ रही है तो आप बुलाओगे जानू, आ रही है क्या, क्या बोलोगे? जानू आ रही है क्या? जानू आ रही है, जानू आ रही है, जनवरी में जानू आ रही है। ठीक, समझ गए ना? आ गया समझ में? जनवरी लिखना भी आ गया। अब जो प्रताप है उनकी जो छतरी है वो बेसिकली कहाँ बनी हुई है? बांडोली में उनकी छतरी बनी हुई है 8 खंभों की, तो ये भी लिख लो। बांडोली में प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी है। ठीक है। यहाँ तक आ गया वो समझ में? अब इसके बाद में हम लिखेंगे दरबारी विद्वान। तो एक बार इसको लिख लो ताकि सारे के सारे एक ही बोर्ड पे लिख ले, एक ही स्लाइड पे लिख ले। तो जल्दी से इनको लिख लो, उसके बाद दरबारी विद्वान लिखते हैं। जल्दी लिखो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। हट जाता हूँ एक मिनट। लिख लिया होगे? हम्म। हटा दो इनको।
हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। हेडिंग डालो दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। एक राइटर हुआ था इनके दरबार में, नाम था पहला चक्रपाणि मिश्र। 3 किताबें लिखी थी। सबसे पहले किताब लिखी थी मुहूर्त माला। कौन सी? मुहूर्त माला। दूसरी किताब थी राज्याभिषेक पद्धति। भाई कि राज्याभिषेक किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जानकारी किसमें मिलती है हमको? चक्रपाणि की पुस्तक, चक्रपाणि मिश्र की पुस्तक जो है राज्याभिषेक पद्धति के अंदर। तीसरी एक और पुस्तक लिखी, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम। कौन सी थी? विश्व वल्लभ। जी विश्व वल्लभ पुस्तक है। अगर किसी के 12th में 11th में अगर किसी ने एग्रीकल्चर की है या बीएससी कर रहा है एग्रीकल्चर पे, तो उसको पता होगा, उन्होंने एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे या पढ़ा होगा। कौन सा? हॉर्टिकल्चर, जो उद्यान विज्ञान। भाई उद्यान को किस प्रकार विकसित करते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो जो सारी चीजें हैं वो किसके अंदर है? जो वल्लभ विश्व वल्लभ पुस्तक है उसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है हमको इसके अंदर से? उद्यान विज्ञान की। तो लिख लेना ब्रैकेट के अंदर अगर लिखना चाहो तो, उद्यान विज्ञान की जानकारी मिलती है। ठीक है? उद्यान विज्ञान की इसके अंदर जानकारी मिलती है। ये तो समझ गए होंगे। अब राज्याभिषेक पद्धति मतलब राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है, और बाकी जो मुहूर्त माला उसके अंदर मुहूर्त के बारे में बताया गया। ठीक है। और इसके बाद में एक और जो है इनके दरबार में एक मोटियार था, उसका नाम था हेम रत्न सूरी। क्या नाम था? हेम रत्न सूरी। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, चौपाई थी बेसिकली, गोरा बादल की चौपाई। कौन सी? गोरा बादल की चौपाई। एक बंदा और था, नाम था सादुल नाथ। प्रताप इनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज्यादा खुश थे, पता नहीं किस वजह से। ठीक है। तो इनको जो है एक जागीर दी थी मंडेर की। मंडोर मत लिखना, मंडेर की जागीर दी थी। ठीक है। किसकी? मंडेर की जागीर। मंडेर अलग जगह पड़ती है, मंडेर अपने उदयपुर में, और मंडोर जोधपुर में। ठीक है। मंडेर की जागीर दी। 2 भाई थे इनके दरबार के अंदर। कौन थे? रामा सांधु। सांधु बेसिकली चारणों में आते हैं, तथा माला सांधु। अब सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन? भामाशाह। साथ साथ में लिख लो मेरे हिसाब से, ये ऊपर वाला से लिखना है दरबारी के अंदर क्या समझाना है। भामाशाह जो है, भामाशाह के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो भामाशाह जो है एक जगह पड़ती है चूलिया नामक स्थान। ठीक है। चूलिया नामक स्थान जगह पड़ती है, वहां पे जो है भामाशाह और उनके भाई कौन? ताराचंद। हमने बात की थी अभी जब हमने प्रताप की सेना के अंदर ढोलन पड़ा था। ठीक है। ढोलन हिस्सा पड़ा था टुकड़ी का, तो मैंने बात की थी कि ताराचंद और जो भामाशाह है ढोला हिस्से के अंदर प्रताप के साथ ही थे। तो दोनों भाइयों ने क्या की थी? आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता की तो भामाशाह क्या है, थोड़े से प्रधानमंत्री बना दिया था इनको, भामाशाह को।
प्रताप ने, तो इस वजह से थोड़े फेमस हो गए और ताराचंद जो दब के नाम थोड़ा रह गया, ठीक है। लेकिन दोनों ने जो है आर्थिक सहायता बराबर ही की थी। भामाशाह को जो है मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें इसके बारे में, इनके बारे में लिखो। भामाशाह आगे लिख लो। भामाशाह तथा इनके भाई ताराचंद प्रताप से ताराचंद प्रताप से चूलिया नामक स्थान पर मिले, ठीक है। नीचे लिखना। दोनों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की। हेटे लिखना। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। नीचे एक और लाइन लिखना। मोहम्मद शाह को मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखना। इसके आगे हम पढ़ते हैं फिर। अमर सिंह है इसके बाद में। यहाँ तक लिखो, फिर चलते हैं आगे, जल्दी से लिख लो। लिखो जल्दी से। बैठ जाए आराम से, आप लिख लो। लिखो जल्दी से, जल्दी बस। अच्छा, मैं पहले हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूँ, इंडियन हिस्ट्री, या फिर मैथ का कुछ करूँ जुगाड़? ये भी बता देना कमेंट करके। क्योंकि अभी जीडी की भर्ती आ रही है, तो हो सकता है एक नया बैच भी आए आपके लिए, ठीक है। खुशखबरी ये भी है कि नया बैच आ सकता है जीडी की, जो तैयारी करना चाहे तो। अभी राजस्थान हिस्ट्री है, ये तो काम आने वाली है नहीं जीडी के अंदर, लेकिन इंडियन हिस्ट्री काम में आएगी, मैथ काम में आएगी। तो अगर कोई जीडी का फॉर्म भर रखा है तो 14 तारीख जो है लास्ट डेट है। नहीं भर रखा है तो भर देना, ठीक है। फिर साइड नहीं चलेगी लास्ट 1-2 दिन के अंदर। 9 तारीख है आज वैसे तो, लेकिन साइड नहीं चलेगी तो जल्दी से जल्दी भर दे फॉर्म मेरे हिसाब से। क्योंकि जीडी की जो है, जो सेंटर वाली भर्तियां होती है उसके अंदर लास्ट दिनों के अंदर साइड नहीं चलती है ज्यादातर। तो देख लेना अपने हिसाब से, फॉर्म भर देना। हो सकता है बैच स्टार्ट कर दे। हिंदी अपने पास पड़ी हुई है उसके अंदर।
प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो, प्रकाश सरवाड़ी। और बाकी जो है पॉलिटी सर पढ़ा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी या इंडियन जियोग्राफी भी वो स्टार्ट कर देंगे थोड़े दिनों में। बाकी बचता ही क्या है, फिर रीजनिंग कंप्लीट है, एक बार फिर से कराऊंगा मैं, लेकिन फिर भी बड़ी इंडियन हिस्ट्री में स्टार्ट करवा ही दूंगा। और मैथ, मेरा अपना जुगाड़ है, ठीक है, मैं ही करवाने वाला हूँ आपको। हो सकता है तो कोई और भी करवाए, लेकिन फिलहाल तो मैं ही करवाने वाला हूँ। तो देख लेना उस हिसाब से, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। बड़े आगे। स्टार्ट करते हैं। अमर सिंह, हेडिंग डाला अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम। शासनकाल प्रताप के बाद ही 1620 तक, ठीक है। इनके शासनकाल में एक घटना हुई थी, वो टाला का युद्ध। अब कई किताबें देखो, एक छोटा सी चीज है, कई किताबें लिखती है टाला का युद्ध, और कई किताबें जो है लिखती है ओटाना का युद्ध। दोनों लगभग लगभग सेम ही, ठीक है, बिंदी का भी फर्क नहीं है ना, और लय का ही फर्क है, ठीक है। तो दोनों साथ में हो सकता है कंफ्यूजन, तो दोनों सेम ही है, दोनों अगर आपको कहीं भी मिले दोनों सेम ही है, ठीक है। उटाला और उटाना का युद्ध हुआ क्यों था बेसिकली, तो उटाला जगह है, दुर्ग है, तो उटाला जगह बेसिकली थी मेवाड़, लेकिन किसके पास थी, तो दुर्ग जो है ये उसमें अकबर तो लड़ गया था 1605 के आसपास, तो उसके बाद जहांगीर था, तो उसके अंडर, मुगलों के अंडर था, ठीक है। अब जीतना था इनको, जहांगीर ने उधर से सेना भेजी थी। तो जब जहांगीर ने सेना भेजी, तो कहा कि भाई जो उस समय चुंडावत था, चुंडावत हरावल का नेतृत्व करेंगे। तो उस समय कौन था, उस समय था जैत सिंह चुंडावत। अब जैत सिंह चुंडावत वहां पे उस समय जब कहते हैं कि फरमान आया कि भाई लड़ना लड़ना है, तो वहां पे फरमान आया, तो उसने कहा, अमर सिंह ने, भाई साहब जैत सिंह जी को भेजो लेटर, क्या है वो लड़े। तो उस समय दरबार के अंदर एक मोटियार बैठा था, और ठीक है, कौन था वो, शक्ति सिंह का ही वंश था, कौन, बल्लू सत्तावन। तो बल्लू सत्तावन ने कहा, अमर सिंह जी, हमारी हड्डियों में क्या पानी भरा हुआ है, जब देखो जब ये चुंडावती हरावल का नेतृत्व करते हैं, यही लड़ते हैं, मान लो इनको ही लेटर भेजते हो आप, ठीक है, हम में क्या रखा है, हम सिसोदियों का खून नहीं है क्या, है, अब हम नहीं लड़ सकते क्या, भाई वही क्यों लड़ने जाए हर बार, हम भी तो लड़ सकते हैं, हमको भी तो मौका मिलना चाहिए वैसे, हर बार वो क्यों, हाँ ठीक है, वो चुनाव ने त्याग किया, मिश्र से अधिकार दे रखे हैं, तो क्या हुआ, अब कुछ बदलना भी चाहिए, है, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए। अब अमर सिंह को पता था, अगर यहाँ पे सत्तावतों का साथ दे दिया ना, तो उधर चुनावत नाराज हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर चुनावतों का साथ दे दिया तो सत्तावत नाराज हो जाएंगे। अमर सिंह ने जरा बैठे हैं, सोचा, कहा दोनों को बुलाओ, दोनों को बुलाया, कहा उटाला का किला है क्या, हाँ है, क्या जहांगीर के अंडर है, कहा है, तो कहा जो बंदा पहले दुर्ग में प्रवेश करेगा या जीत के लाएगा, हरावल उसका। तो कहा कि दोनों, मतलब क्या दोनों अकेले लड़ने जाए, बल्लू सिंह अलग जावे और मैं अलग जाऊं, ठीक है, दो आदमी तो कैसे लड़ेंगे, तो कहा कि मेवाड़ की सेना है, ठीक है, हाँ कहा है तो सही, तो कहा आधे आधे भागो, मार्टो दोनों सेनाओं, और फिर क्या करो, आक्रमण करो तुम आधे आधे सेना से। दोनों ने ऐसा ही किया, सेना ले गए, जो बाहर थोड़े बहुत सैनिक थे उटाला किला के मुगल सैनिक थे, उनको मार दिया, दोनों बराबर हिस्सों में बटी, टॉस हुआ, सिक्का उछला,
सिक्का गिरा पता नहीं किसके पक्ष में, लेकिन बल्लू सख्तावत को कहा कि भाई तू तो, जैत सिंह ने कहा बल्लू सख्तावत को कि भाई तू तो तोड़ गेट, ठीक है ना, तू गेट तोड़ और मैं डोली तोड़ जाऊं। डोली मतलब दीवार, मारवाड़ी में डोली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो भींत, डोली सभी एक ही समान शब्द है, दीवार का ही नाम है, ठीक है। दीवार को भींत तोड़ के जाऊंगा मैं तो, और तू गेट तोड़ दे। बल्लू सिंह को कहा, ठीक है भाई साहब तोड़ दूंगा मैं तो, ठीक है। अब अ, मान गया बल्लू भाई साहब कि तोड़ देंगे गेट। गेट में क्या है, गेट तोड़े हुए हाथी को शराब पिलाई जाए। पहले क्या, हाथी से पहले एक बार ट्राई किया कि वो जो लकड़े होते हैं ना, पहले लकड़ियों से, जो पेड़ के बड़े बड़े लकड़े होते हैं इतने जाड़े जाड़े, उनसे बचीड़ा देते थे। और कहते हैं कि उंटाला का किला का जो दरवाजा था ना, बाकी किलों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रोंग था। तो लकड़ियों से तो भाई साहब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लकड़ियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब फर्क नहीं पड़ा तो भाई साहब उस समय क्या करते थे, एक और ऑप्शन था उनके पास, हाथी। अब हाथी को वहां पे बचीड़ दे रहा है, ये हाथी को बचीड़ दे रहा है, लेकिन उस पे क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी आपके जो गांव आसपास में होंगे, उनके ऊपर भी छोटी छोटी सूढ़े तो उनपे भी बनी होती है, ये सूढ़े, ठीक है, सुई होती है कुछ इस प्रकार की। अगर गेट बना हुआ है, मान लो ये गेट बना हुआ है, तो उस गेट पे कुछ इस प्रकार की जो है सूढ़े लगी हुई थी, ठीक है। ये सामने की मुंह 3D नहीं बना सकता, ठीक है, तो इस प्रकार से सूढ़े लगी हुई होती थी। अब ये गेट तोड़े इसको, हाथियों को शराब पिलाई, शराब पिला के बचीड़ दिया। इधर मामला उल्टा हो गया, हाथियों की शराब एक बचीड़ में टूट, मतलब कि वो उतर गई। थोड़ा मजबूत था, उसको कम से कम 10-15 टक्कर चाहिए होगी, ठीक है, जितनी भी चाहिए होगी, लेकिन एक टक्कर से नहीं टूटा। हाथियों की शराब उतर गई। हाथी क्या है, दुख है, वैसे दुख के, भाई हाथी को दर्द नहीं होता क्या? हाथी बचीट होके तो क्या हुआ, हाथी अपनी मदमस्त चाल में जरूर चले, वो कहावत तो है, लेकिन दुखता है जब तो शराब सारी उतर जाती है ना। जब घाव लगता है तो शराब सारी सारी उतर जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब बचीट होगा, बचीट होने के बाद हाथियों की शराब तो उतर गई। अब क्या करें, उधर देखा आन के कहा कि 4-5 ईटा हेटी फेंक दी रहे तो दीवार तोड़ को स्टार्ट ही होगी, थोड़ी देर में दीवार टूट जाएगी। तो बल्लू सख्ताव ने कहा भाई तब इतना बड़ा मौका आया है, मेरे पूर्वज, ठीक है ना, वो हरावल का नेतृत्व नहीं करते थे, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे वंशज जो है हरावल का नेतृत्व करें। हरावल का नेतृत्व बेसिकली क्या है, सबसे पहले मरना, मतलब कि मेरे जो वंशज है वो सबसे पहले मरे, मैं सबसे पहले मरूं। तो क्या करें कि हाथी मना कर रहे हैं, वो जाके गेट के आला खड़ा हो गया कि मेरे ऊपर टक्कर मराओ, ठीक है। अब हाथी को दर्द नहीं होगा, खिले चुभेंगे तो चुभेंगे। भाई साहब मैं कहता हूँ बल्लू सिंह सख्तावत मरने के लिए मर गया, मरने के लिए मर गया। ये कर्नल जेम्स टोड जैसे कहते हैं ये बेवकूफी भरा युद्ध था। मैं कहता हूँ अपना ये राजस्थान की सुंदरता इसी में है कि हम मरने के लिए मर गए, ठीक है। वो जो अपने जैसलमेर वाले राजकुमार की बात की थी कि वो जो सुल्तान खाता कौन था, उससे इसलिए लड़के मर गया कि भाई साहब धोला बाढ़ आ गया माथे के अंदर, धोला बाढ़ आ गया, तो उसने कहा कि धोला बाढ़ आ गया भाई साहब ऐसे मर जाऊंगा मैं तो, लड़ते हुए मरना चाहता हूँ। तो वो 100 से नहीं लेके गया ना, सलटा दिया उनको, ठीक है, मर गए वहां पे, वीर तो सलटा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे मरने के लिए मर गए। उधर से वो मतलब आड़ा खड़ा हुआ, 2-3 बचीटे दिए, कहा कि उधर से किसी ने कहा अपने जैत सिंह को कि 3 कूटे टूट गए, एक कूटा बचा हुआ है, एक बचीट और दी ना तो एक कूटा भी चल जाएगा। अब जैत सिंह को ये लगा कि भाई अपने पूर्वज, उन्होंने हरावल का हमेशा नेतृत्व किया है, ठीक है, वो हमेशा सबसे पहले लड़े, सबसे पहले मरे हैं। और मैं, मेरे जो पूर्वज है गाड़ियां देंगे मेरे को कि कैसा नाजों का बडेरा हुआ था कि हमसे हरावल छीन लिया, ठीक है। वो पहले अंदर नहीं जा पाया, उसने पास से नहीं पड़ा था, कहा गर्दन काट फेंक दे अंदर। भाई कहा तो यही था ना, सबसे पहले अंदर जाना है। अब जिंदा जाना है कि मुर्दा जाना है ये किसी ने नहीं कहा था, सबसे पहले अंदर जाना है। क्या क्या बोल रहे हो आप, गर्दन काट? अरे तेरे को जितना मकाम बोला है, कितना क्या है, वो बची ठोकते ही तो टूट जाएगा, वो जल्दी से काट। भाई साहब उधर से सैनिक पास में खड़ा था, उसने जयते सिंह की गर्दन काटी और किले के अंदर, ऐसा कहते हैं कि जिसके तोप के गोले नहीं आ पाते थे उटाला किला के अंदर, उसकी गर्दन कैसी फेंकी होगी, तो सोचो कितने बड़े वीर रहे होंगे कि मरने के लिए मर रहे हैं भाई साहब। अब गर्दन अंदर फेंक दी। अब जैसे ही टक्कर मारी हाथी की, टूटा गेट, अंदर गए, डीजे वजह ने ढोल बजा बजा के कहने का हवा लपड़ा अपना अपना। और किसी ने ऐसे नाच रहे थे, किसी के आया पग के अंदर आया कि ये नारियल कहाँ से, कह रहे ये तो नारियल नहीं आ रही है, तो जयत सिंह का नाड़ है धड़े, ठीक है। उसने कहा भाई साहब जयत सिंह पहले आ गया। उसके बाद छुंडा तो नहीं हरावल का नेतृत्व किया। तो मैं कहता हूँ भाई साहब ऐसे हुए हैं,
आजकल वालों के तो छोटा सा चीरा लगे, सूर चुप जाए ना भाई साहब, तो कह रहे मम्मी मम्मी करते हैं रहते हैं। सोचो उसमें मरने के लिए मर गए, मरने के लिए मर गए, कि पहले कौन मरेगा इसके लिए मर गए भाई साहब। पहले कौन मरेगा इसके लिए मर गए कि हम मरेंगे पहले। हरावल का नेतृत्व तो मतलब क्या है, सबसे पहले वही मरेंगे जो सबसे आगे होंगे, और हरावल ही सबसे आगे होता है, मरने के लिए मर गए भाई साहब। सोचो वो राजस्थान था, और आज वाले छोटा सा ब्रेकअप हो जाए तो कहते हैं कि भाई साहब दुनिया खत्म बस, ये महफिल, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। ठीक है, और उस समय मरने के लिए मर रहे लोग। तुम सोचो तुम राजस्थान से हो, ठीक है, तुमको पाला चालने के लिए कह देना 1 किलोमीटर तो तुम्हारे धज्जियां उड़ जाए, सांसें फूल जाओ तुम्हारी। अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ, ये जिम विम कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अपने ऐसा स्ट्रोंग रहना चाहिए, शरीर शरीर को क्यों तोड़ रहे हो भाई साहब। तोड़ना है तो मजदूरी जाओ, 500 रुपये भी आएंगे, 400 रुपये भी आएंगे। जिम में जाके तोड़ने से क्या है शरीर। ठीक है, जो मैं कहता हूँ योग करो, योग, योग करने से शरीर नहीं टूटेगा। हाँ जिम करो तो मतलब लिमिट की करो यार, क्या दिन भर सारे दिन जिम में पड़े रहते हो, मतलब 5-5 6-6 घंटे जिम करते हो, ये कोई जिम करने की इसी से दिहाड़ी करो। भाई साहब मजदूर आदमी रहते हैं ना, वीडियो वायरल होते रहते हैं, इसमें किसी मजदूर के सिक्स पैक दिखते हैं, तुम मजदूरी करके सिक्स पैक बना रहा है, तुम भी तो मजदूरी कर रहे हो, ये क्या है, 5-5 6-6 घंटे मजदूरी तो है। जिम होती है 1 घंटे, मैं मानता हूँ 1 घंटे से ज्यादा जिम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिम में जाओ तो 1 घंटा जाओ, ठीक है, और शरीर को तोड़ ही तो रहे हो तुम, और क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी बॉडी फिट करना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन और सब बाकी चीजें मान ली हमने, ग्राउंड जाओ, ओपनली करो सब की चीजें। ठीक है, योग वो ये तो ना, जब आप किसी औजार का प्रयोग करके, ठीक है, उसको खींच रहे हो, उसको उठा रहे हो, तो वो चीजें नहीं है। आप रनिंग करो, ठीक है, डिप्स लगाओ, वो बाकी चीजें करो ना। लेकिन ये बाकी वाली चीजें जो 6-6 7-7 घंटे जिम में पड़े रहना, ठीक है, वो तो आप अपने अंदर कुछ ले रहे हो, एक्स्ट्रा ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। आराम से रोटी खाओ, दूध पियो, मस्त रहो। ठीक है, अगर दूध नहीं है तो घी खाओ, घी नहीं है तो बस रोटी खाओ, अपने जैसे सिंपल आदमी रहो। शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे वीर वीर हो रखे हैं, ठीक है, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो, मम्मी पापा दुनिया काम की नहीं, नहीं है, छोड़ दिया, नहीं है, हो गया ब्रेकअप, नहीं है, हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए भाई साहब। राजस्थान से हो तुम, राजस्थान से तुमको गर्व होना चाहिए कि तुम राजस्थान से हो। सबसे पहले तो भारत में पैदा हुए, ये से सबसे बड़ी गर्व की बात यह है। और इससे ऊपर भी सोने पे सुहागा, वो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा ये है कि भारत में भी तुम राजस्थान में हो, जहां पे लोग लड़े हैं, मरने के लिए मरे हैं, मरने के लिए कटे हैं, जिनके पैर पे गोली लग गई, उसके वो जो जेता, सॉरी, जैमल और फत्ता कैसे लड़े थे भाई साहब। सोचो राजस्थान में कैसे कैसे लोग लड़े। अफगान सेनापति कौन, हसन का सूरी, हासिफ का सूरी, भाई साहब गर्दन कट गई लेकिन हाथों से तलवार नहीं छूटी। ऐसे लोग रहे राजस्थान के अंदर। सोचो वो अफगान सेनापति, उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तुम राजस्थान से होगे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तुम सोचते हो कि इस भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो किसी और के अंदर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, तुम मेहनत तो करो, लास्ट तक लड़ो तो सही। तुम तो पहले ही हार मान लेते हो कि नहीं चलो, 2 साल नहीं हुआ, 1.5 साल नहीं हुआ, चलो खत्म हो गया, 3 साल नहीं हुआ, अरे तुम अंत तक रुको तो सही, तब तो तुम्हारा रिजल्ट लगेगा। बोला रिजल्ट कैसे निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, तुम सोचते हो कि मैं तो पहली भर्ती देखूं, दूसरी भर्ती देखूं, हाईएस्ट तीसरी भर्ती देख लूं, तीसरी भर्ती में लग जाऊं, लेकिन हाँ लग सकते हो सकता है, चांस हो तुम्हारे पास, लेकिन कितने परसेंट चांस है। कितने लोग फॉर्म भरते हैं, हर कोई थोड़ी लगता है। टाइम चाहिए, हर चीज में टाइम चाहिए। ठीक है, हमने अभी यूट्यूब चैनल खोल रखा है, इसको भी टाइम चाहिए। अभी हम सोच लेंगे अभी 1 मिलियन हो जाए तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक यहाँ पर रहें। जितनी देर तक हम यहाँ रहेंगे, जितनी देर हम रेस में रहेंगे, जितने देर मैच में रहेंगे, इस मैच में, ठीक है, उसी उतनी देर तक चांस रहेंगे कि जीत सकते हैं अपन। हालांकि 30 बॉल में 30 रन चाहिए, लेकिन इंडिया वालों को पता था कि भाई मैच में है अपन, है आगे, जीता भी उसी प्रकार से आप भी जीत सकते हो। ठीक है, तो इस चीजों को लिख लो, बाकी चीजें हम देखेंगे आगे कल वाली क्लास में, लेकिन जो अभी तक पढ़ाई है वो लिख लो। 1 मिनट, देखना इनके शासनकाल में
ताला बैक में लिख लेना टाड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, कारण लिखना चाहो तो लिख लेना। कारण हरावन के नेतृत्व को लेकर किस किस के मध्य बात तो लिख लेना। इसमें बल्लू सत्तावत तथा जैत सिंह चोंडावत लड़े। जेत्र सिंह चोंडावत जीते। ये लिखनी जरूरी नहीं है, ठीक है, रहने देना यार, क्योंकि जीत अपने भाइयों से लड़े। लड़े मतलब ऐसे थोड़ी लड़े कि तलवारों से लड़े, वो तो एक से तरह से शर्त की तरह, ठीक है, बेट लगाते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लेना, बाकी चीजें पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो वापस देख लेना, वरना अगली क्लास में रिवीजन कराएंगे तो देख लेंगे, कमेंट कर देना अगर कोई चीज कंफ्यूजन हो रखा है तो। ठीक है, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।